नमस्कार मित्रों, मैं नमिता सचान सुंदर सुमति अय्यर की कलम से यूट्यूब चैनल से जुड़े समस्त श्रोताओं को अभिनंदन है। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं सुमति जी के दूसरे कहानी संकलन शेष संवाद की कहानियों का वाचन। शेष संवाद कहानी संकलन साहित्य सदन कानपुर ने प्रकाशित किया था। प्रकाशक साहित्य सदन थे। 1986 में प्रथम संस्करण प्रकाशित हुआ था शेष संवाद कथा संग्रह का। और ये कथा संग्रह सुमति जी ने समर्पित किया था पलाश के सुलगते दरख्तों और हरे भरे घुमावदार रास्तों के नाम। उन्हें ही समर्पित किया था ये कथा संग्रह। शेष संवाद के में 9 कहानियां हैं और आज हम बढ़ते हैं इसकी प्रथम कहानी मुट्ठी भर पहचान। तो आइए सुनते हैं सुमति जी की कहानी मुट्ठी भर पहचान। वो देर तक सीढ़ियों पर पसीने को झेलती हुई खड़ी रही। उसका सारा उत्साह जैसे कपूर बनकर उड़ गया था। सड़क के मोड़ से वो लगातार बालकनी को देखती हुई आ रही थी। शायद सुबीर प्रतीक्षा में एक बार झांक जाए। उसे लगा जैसे सुबीर को उसकी प्रतीक्षा है ही नहीं। अपना गैर प्रतीक्षित होना और बालकनी का खालीपन जैसे उसे भीतर तक हिला गया था। पर उसने अपने को आश्वस्त करने की पूरी कोशिश की थी पूरी कोशिश। है ना कितनी अजीब बात। मन कभी कभी संबंधों के प्रति इतना भावुक हो उठता है कि आत्मीय की उपेक्षा को भी नजरअंदाज करने को मचल उठता है। कलात्मक ढंग से लिखे गए हस्ताक्षरों को वो देखती रही। वही चिरपरिचित हस्ताक्षर सुबीर दत्ता। वो क्षण भर को ठिठकी और उसके हाथ अनायास ही घंटी की ओर उठ गए। एक बार बजाने के बाद उसके हाथों में जैसे ब्रेक लग गया हो। वो दोबारा बजाना चाहकर भी जैसे भूल रही थी। ये उन लोगों का कोडवर्ड रहा था। 2 बार बजाने पर तुरंत दरवाजे के बाहर खड़े व्यक्ति की पहचान उभर आती थी और वे अपने को एक दूसरे के लिए तैयार कर लेते थे। अनचीना सा भय जैसे उभर कर सामने आ गया है। उसे लगा कहीं सुबीर दरवाजा ना खोले तो। उसने दोबारा हाथ उठाया। खटाक से दरवाजा खुला। हाय मोनादी। उसका सिर उठ गया। ये आभा थी। सुबीर को देखने को उत्सुक आंखों में हल्की निराशा तैर गई, पर वो संभल गई। हाय आभा, उसने जबरन मुस्कुराहट को बाहर ठेलते हुए कहा। भीतर आओ दी, सुबीरदा नहा रहे हैं। और वो भीतर भाग गई। उसने धीमे से कदम रखा। दरवाजे की चौखट पर पिछली होली पर बनाई गई अल्पना का सारा भराव धुल चुका था। खाली हल्की हल्की लकीरें बच रही थी। बड़े चाव से रात 2 बजे तक वो रंगों को घोलती रही थी। उसे भीतर के खालीपन का एहसास होने लगा था।
इस शहर को वो खूब पहचानती थी। यही शहर था, यही शहर जहां पिछली नौकरी के 4 साल गुजारे थे। हर शाम गलियों में भटक कर चलना सुबीर की आदत थी, जो बाद में उसकी भी आदत बन गई थी। पता नहीं क्यों उसे ये शहर अब अजनबी लगने लगा। कल शाम जब ट्रेन धीमे से रेंगती हुई प्लेटफॉर्म पर रुकी थी, तो वो सहसा अपने को शहर की चिरपरिचित गंध तथा आत्मीय लोगों की गंध से जुड़ता हुआ महसूस करने लगी थी। यूं लौटना कितना आश्वासन देता है। आज सुबह से ही वो हर व्यक्ति, सड़क और मकान को घूर कर पहचानने की कोशिश कर रही है, पर पहचान है कि जैसे उभरती ही नहीं। सब उसे देखकर रास्ते भर मुस्कुराते रहे, पर वो चाह कर भी जवाब नहीं दे पाई। उसने अल्पना को ध्यान से देखा और पहचानने की कोशिश की। नहीं, वो अब इसे पूरा नहीं कर सकती। मनी प्लांट खूब छैल रहा था। उसे याद है, हर बार नई पत्तियों को देखकर सुबीर जेब टटोलता था। पैसे नहीं आए, क्या पता कहीं से कोई चेक ही आ जाए, और वो हंस देती थी। फिर तो सारा दिन पोस्टमैन के इंतजार में कट जाता था। पर अक्सर दिन सूखा ही गुजरता था, तो सुबीर रात को 100 गालियां सुनाता और कहता, कौन कहता है ये मनी प्लांट है, साला फूस फास है बिल्कुल। बाहर बिछे दीवान पर एक नई चादर पड़ी हुई थी और उसमें एक भी शिकन नहीं थी। उसने धीमे से उस पर हाथ फेरकर सिलवटें ठीक करने का अभिनय किया, जैसे अपने को बहलाना चाह रही हो। धीमे से बैठक में घुसकर बैठ गई। कहाँ चला गया वो उत्साह? आते ही बैग उधर फेंका, चप्पल इधर, और तुरंत रसोई में चाय बनाने चली जाती थी। जाते जाते सुबीर की लापरवाही पर 100 कमेंट्स करती और वो मुस्कुराता हुआ कहता, आखिर आप किस मर्ज की दवा हैं, कीजिए ना। वो नीचे बिछे कालीन पर बैठ गई, सोफे का टेक लेती हुई। कमरा उतना ही साफ सुथरा था जितना उसके समय रहा करता था। साफ सुथरेपन से अक्सर उसे ही नहीं, सुबीर को भी एलर्जी हो जाया करती थी। कभी कभी जमी हुई धूल अस्त व्यस्त पड़ी पुस्तकें जैसे सुकून देती हैं। पूरे व्यवस्थित कमरे में जैसे हम भी सोफा सेट हो जाते हैं, है ना मोनू? मैं नहीं रह सकता ऐसे। और दोनों बेतहाशा ठहाके लगाते। कितनी बार व्यवस्थित फिक्स डिपॉजिट वाली जिंदगी जी रहे दोस्तों के घर से वे लोग उठ आया करते थे कि वहां उनका दम घुटने लगता था। पर अब एक कण धूल नहीं, ना ही फैली हुई किताबें। उसने सिर सोफे पर टिका लिया और सारी पेंटिंग्स गौर से देखने लगी थी। सारी पेंटिंग्स से जुड़े संदर्भ उसे परेशान करने लगते हैं। अक्सर सुबीर ने उससे झगड़ने के बाद ये पेंटिंग्स बनाई हैं। सारी नाराजगी कहीं और न उतार कर वो कैनवस पर उतारता था। पुरजोर गुस्से में लाल और काले रंगों को घोलता था, और वो चप्पल पहनकर पूरी कॉलोनी का बेमतलब चक्कर काट कर लौटती तो दोनों नॉर्मल मूड में होते।
वो फिर अतीत से जुड़ने लगी थी। अतीत का छोटा सा हिस्सा भी पकड़ में आ जाए तो उसे छूने को मन ललकने लगता। अतीत जैसे कहीं नहीं गया है, उसके भीतर ही घुलकर अशेष बन गया है, और ना तो वो खत्म ही होता है और ना ही लौट कर आता है। आभा पास आकर बैठ गई। इतने में सुबीर तौलिया लपेटे आ गया। अगले कमरे से उसने झांक कर उसे देखा। वो मुस्कुराया। कब आई मोनिका? बस 1 मिनट, अभी आया। वो सिर्फ मुस्कुरा सकी थी कि उसने दरवाजा भेड़ लिया। उसे पहली बार लगा कि उसका नाम मोनिका है, और इसका भी एहसास सुबीर से ही होना था। उसके भीतर की तकलीफ बढ़ने लगी। वो हल्के नीले रंग का कुर्ता पाजामा पहनकर कमरे में आकर बैठ गया। दीदी को कुछ खिलाया पिलाया? उसका सवाल आभा के लिए था। आभा हंस दी, बेमतलब, और उसकी ओर मुखातिब होकर बोली, कैसी हो दी? ठीक हूं। वो उसके सवाल का इंतजार करती रही। वो सिर्फ किताबें उलटता पलटता रहा। शायद उसे कुछ भी न पूछना हो। तुम नहीं पूछोगे कैसी हूं? भीतर की तकलीफ जिसे पहली बार फट पड़ी थी। इस सवाल का कोई औचित्य है भला? तुम जैसी लग रही हो, सोचता हूं खुश हो। सुबीर इतना शांत और तटस्थ कब से हो गया है? वो उसे अवाक देखती रही। क्या वो इतना ही शांत और तटस्थ था जब वो जा रही थी? उसका जाना उसकी जिंदगी का बड़ा अभाव था, और वो एक बारगी हिल गया था। आज तक उससे स्टेशन पर विदा होता था तो वो चेहरा भूलता नहीं उसे। चश्मे के भीतर छिपी आंखों की वेदना उसे रास्ते भर सालती रहती थी। कई बार जी चाहता था कि लौट जाए, पर लौट नहीं सकी। अपने जाने के एक पल, और उस एक पल को वो झेल नहीं पाई थी। उसे पहली बार लगा था निर्णय के वक्त का सारा अहम भाव पल बीतते ही घुल जाता है, और शेष रह जाती है न सह पाने की तकलीफ। पर वो लौट नहीं सकी, नहीं लौट सकी। न लौटने का ढंग उसी का सिखाया हुआ था। वो अक्सर अतीत में लौटना नापसंद करता रहा था। उसके लिए अतीत कभी मोहक नहीं रहा था। जो कुछ गुजर जाता है वो चाट के पत्ते की तरह होता है, न खाओ और फेंक दो। वो उसकी दलील चुपचाप सुनती, पर स्वयं अतीत से अपने आप को कभी काट नहीं पाई, जबकि वो पलक बीतते ही उसे काट कर अलग कर देता है और हथेली पर रखकर उछाल देता है। चाय पियोगी ना दी? आभा ने आग्रह से पूछा। पी लूंगी। और तुम? नहीं। वो प्रिसाइज हो रहा था। आभा उठ गई। वो उसके खुशनुमा चेहरे को देखती रही। आभा की वही अल्लड़ अनगढ़ चाल, वही खुशनुमा चेहरा। तुम दुबले लगते हो। उसने कमरे के मौन को दोबारा तोड़ना चाहा। बहुत दिनों बाद देखा है ना, सो लगता हूंगा, वरना। वो रुक गया। वरना क्या?
वरना अब मैं पहले से अधिक सलीकेदार जिंदगी जी रहा हूं और खुश हूं। खाना पीना फालतू सा सवाल था उसका। आभा है, वो सारी देखभाल कर लेती है, मैं निश्चिंत हूं। इस बीच जितनी मदद उसने की है मैं भूल नहीं सकता। उसका स्वर जैसे दूर से आया। वो चुप उसे देखती रही, शायद अगले सवाल की तलाश में। वो अधलेटा सा हो गया और उसने अपनी टांगों को धीमे से सहलाना शुरू किया। चुप्पी के क्षण गुजरने लगे। अक्सर अधिक पढ़ लिख लेना भी संस्कार बन जाता है। खुलकर हंसना, टांगे पसार कर बैठना, सब छूटता जाता है और बची रहती है ओढ़ी हुई सभ्यता। वो बार बार चाहती थी उससे पूछे, क्या वो उसकी कमी कभी नहीं महसूस करता? पर उसे देखकर कम अज कम ऐसा नहीं लगता। उसके लिए प्रश्न सुविधाओं का रहा है, व्यक्ति का नहीं। उसकी सारी सुविधाओं का उत्तरदायित्व जो संभाल ले, वो मोनिका हो, आभा हो या कोई भी दीपा, सोमा जैसे कोई ऑफिशियल पोस्ट हो। इस बार सवाल उसने किया था, तुम्हें कैसा लगता है वहां? वो चुप रही। क्या कहे वो? उसे ही देखती रही। अच्छा तो लगता होगा ना, आईएएस पति जो है। वो इतना निर्दयी हो सकता है? वो भीतर तक कांप गई। ना कहूं तो क्या अविश्वास करोगे? बात विश्वसनीय तो नहीं लगेगी। मेरी मांग का सिंदूर हो या गले का मंगल सूत्र हो, अगर यही खुशी के प्रतिमान है तो यही सही। फिर सुख भी निहायत विरोधाभास और आंतरिक होता है। कभी दे देने का और कभी कुछ पा लेने का सुख। तो तुम्हारे सुख के प्रमाण गलत हैं। क्यों? वो सिगरेट जला चुका था। तो फिर दुख के प्रमाण भी तो होंगे। हाँ, वे दिन जो अकेले में मैंने रो रो कर काटे। वो जैसे व्यंग कर रहा था। वो तिलमिला उठी। कैसे हैं अरविंद साहब? आई मीन तुम्हारा आईएएस पति। खूब प्यार करता होगा। वो चुप ही रही। उसने तो कभी नहीं पूछा सुबीर से कि मेरी जगह आभा को देखकर तुम खुश हो या तुम दुखी हो। वही क्यों उसे खींचने के मूड में है? तुम्हें कभी एहसास होता है? वो बीच में ही टोक कर बोली, एहसास क्षणिक होते हैं सुबीर, बहुत क्षणिक। एक क्षण होता है जब तुम्हारी कमी बिल्कुल महसूस नहीं करती। कभी इस कदर कि खैर छोड़ो। आई एम वेरी पुअर इन मैथमेटिक्स। अगर छूटे हुए क्षणों को मल्टीप्लाई करके जीने का सौदा करती तो आज कुछ और होती। वो उसे सीधा देखने लगा था और वो नाखून के मैल को साफ करती। कुछ क्षणों का सुख केवल तुम दे सकते हो। और वो वाक्य पूरा करती पर उसने टोक दिया, बाकी केवल वो दे सकता है। क्यों? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। पर यू मीन इट। हाँ, आई कांट डिनाई इट, उसने धीमे से कहा था। वो दूसरी सिगरेट सुलगा चुका था। आभा चाय लेकर आ गई। अरे, तुम दोनों अभी तक तने बैठे हो? देखो सुबीरदा, मोनिका दी कितनी दूर से तुमसे मिलने आई हैं और तुम हो कि तने बैठे हो। ये हमें अच्छा नहीं लगता।
वो उसे देखकर मुस्कुरा दिया। वो उठकर रसोई की ओर चल दी। आभा भी उसके पीछे पीछे आ गई। रसोई के दरवाजे पर उसने पारंपरिक भित्ति चित्र बनाए थे। कई जगह उनका रंग मध्यम पड़ चुका था। लगातार बारिश हुई है पिछले दिनों। उसे लगा लगाव भी इसी तरह किसी भी दिन मिटने लगते हैं, तो फिर मन जैसे चटक कर टूटने लगता है। अब उसे लगा उसका दुख सिर्फ जाने का नहीं, आने का भी है। उसकी भूल भी क्या थी? कुछ नहीं, पर उसके लिए कितना बड़ा क्रॉस्ड होने के लिए मजबूर है वो। उसे याद है अपना निर्णय, जब उसने सारे विरोधों और सामाजिक मान्यताओं को ताक पर रखकर सुबीर के आगे दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। सुबीर कभी भी परंपराओं को और संसार को पचा नहीं सका। उसकी शुरुआत ही विरोध में हुई थी। परंपरागत वैवाहिक संध्या हो या प्यार जैसा रोमानी ख्वाब, उसने सबको काट कर जिंदगी शुरू की थी। पता नहीं कौन सा कोण था जहां आकर सारा शुरू किया हुआ जीवन रेत के महल की तरह भरभरा कर गिर गया था और वो रेत की चुभन लिए हुए कातर हो गया था। उसके प्रति लगाव रखकर वो खुश नहीं हो सकेगी, इसे उसने बखूबी पहचान लिया था, सिर्फ 2 माह के परिचय में ही। पर सारी हिदायतों को अंगूठे पर रखकर उछाल दिया था उसने। सुधीर के सम्मोहन के सामने सारी बातें बेमानी लगी थी। उसकी गलती जैसे वहीं से शुरू हो गई थी। फिर वही गणित। एक बार अंक इधर उधर हो जाए तो सारा गणित गलत हो जाता है। उसने भूलों को बार बार जानकर दोहराया था। धीरे धीरे लगाव गहराने लगा था। उसने महसूस किया था कि जिंदगी सुबीर के बगैर चल नहीं सकती। जिंदगी को इतना सापेक्षिक बना लेना उसे कतई बुरा नहीं लगा था। सुबीर क्या तब ऐसा था? नहीं। सुबीर की तमाम कमियों के बावजूद उसने उसे स्वीकारा था। स्वीकार के मातहत सारी अपेक्षाओं को उसके लिए अर्पित कर दिया था। पर क्या सब वैसा ही था? दी, आमलेट खाओगी? आभा उसे वर्तमान में खींच लाई। अगर बना सको तो। हाँ हाँ, बना देती हूँ, क्यों नहीं? वो उत्साह के साथ प्याज काटने लगी। बस सुबीरदा है ही ऐसे दी, बुरा मत मानना। खुद इतना रोए जिस दिन तेरी शादी हो रही थी, समझा समझा कर थक गई। अब तुम्हें देखकर तन रहे हैं। आखिर पुरुष है ना। आभा हंस दी थी। कितना सोचती है ये लड़की। मोना उसे देखती रही। अरे हाँ दी, सुबीरदा की माँ और बहन आई थी, यहां रहकर गई हैं काफी दिन। सुबीरदा उन दिनों बहुत खुश नजर आए। याद है, पहले हाका करते थे कि वे लोग आएंगी तो ये करूंगा वो करूंगा, कुछ भी नहीं किए, बस उन्हें देखकर उछल पड़े थे। अम्मा जी को वो खाना बनाकर खिलाया कि बस वो निहाल हो गई। और माला दी भी, वो पूरे उत्साह के साथ सुना रही थी। सुबीर ने कभी नहीं लिखा। उसे आश्चर्य हुआ। अगर आदमी किसी के वर्तमान से अनुपस्थित रहने लगे तो लगाव तक खत्म हो जाता है क्या? व्यक्ति तो कहीं नहीं खत्म होता।
फिर ये लगाव ही क्यों खत्म हो जाता है? वो कमरे में आ गई। सुबीर लेटा लेटा कोई पुस्तक पढ़ रहा था। सुना है अम्मा और माला दी आई थी, तुमने लिखा क्यों नहीं? जरूरत नहीं समझी। क्यों? इसका जवाब मैं नहीं दे सकता। पर क्या फर्क पड़ता तुम पर? तुम इतनी दूर कलकत्ते में बैठी कर भी क्या सकती थी? 2-4 पत्र घसीट देती, यही ना? वो आक्रामक था। उसे लगा वो उसकी जिंदगी की तमाम घटनाओं से छिटक कर दूर छूट गई है, और यही एहसास विश्व रूप लेता चला जा रहा है। वो इस एहसास के भार से तिलमिला रही थी। ये क्या वही सुबीर है जिसकी सुबह की चाय भी उसके बगैर नहीं पचती थी? अखबार के बगैर एक बार भले ही पच जाए, पर उसके बगैर नहीं। कभी वो आउट ऑफ स्टेशन भी रहती तो वो 2 कप चाय बनाकर रखा करता था। एक सुबीर से पहले जैसे व्यवहार की अपेक्षा करना अरविंद के अधिकारों का हनन तो नहीं होगा? वो जैसे सोच कर ही पागल हो जाएगी। पर सुबीर, शादी के लिए तो तुमने ही कहा था ना? हाँ कहा था, तो फिर मुझे इतना टीज क्यों कर रहे हो? तुम ना कहकर देखते, क्या मैं कर लेती? पर मैंने कहा ही था, तो क्या तुम्हें कर लेना था? उसने सीधा सवाल उछाला। वो कातर हो गई। हाँ, क्या उसे कर लेना था? उसकी आंखों में आंसू आ गए। प्लीज डोंट क्राई नाउ, आई हैड इनफ ऑफ इट। इतने दिनों के अकेलेपन को मैंने अकेले सहा है। तुम जानती हो, सुबह की चाय से लेकर रात के कंपोस्ट तक ये खाली दीवारें कैसे काटने को दौड़ते हैं। तुम जानती हो, तेज बुखार में अकेले पड़े सिराने में थर्मामीटर और आइस बॉक्स रखकर बेहोश पड़े रहने की तकलीफ क्या होती है। तुम जानती हो, शाम भूखे घर लौटने पर गैस खत्म हो जाने का दुख क्या होता है। नहीं, तुम क्यों समझोगी? समझती होती तो भागती ही क्यों? ऐसे में मुझे औरत की जरूरत होती है। वो हाँफ गया था। सुबीर, यूं तो मैं भी कभी तुम्हारे लिए जरूरत थी ना? तो क्या जरूरत भी वैयक्तिक और तात्कालिक होती है? हाँ, मैं इनकार कब कर रहा हूं? तुम किसी और से? आई नो वॉट यू वॉन्ट टू से। तुम जानती हो, मैं इससे ऊब गया हूं। हर बार वही कोर्टशिप, नाम धाम, पता देना, फिर रुचियां, फिर कॉफी हाउस की शाम। आई कांट पुल ऑन। मुझे एक बात समझ में आती है, दैट इज माई नीड। जो मेरी जरूरत समझे वो शर्तहीन व्यक्ति मुझे स्वीकार है, भले ही वो कोई हो। आई नीड अ वुमन टू टेक केयर ऑफ मी। उसने चादर फेंक दी थी और करवट बदलकर हाथ पांव सीधे करने लगा था। संवाद को और खींचकर वो कड़वाहट को बढ़ाना नहीं चाहती थी। वो धीमे से उठ गई। भीतर की हवा जैसे तन गई थी और तनाव में जीने की आदत अब उसकी नहीं रही। बाहर शाम उतरने लगी थी और पीछे खुले जंगल का हरापन उसे सहला गया। भीतर की तनी हुई हवा में जैसे उसका दम घुटने लगा था। उसने सांस को खींचा और पूरी तरह फेफड़ों में भर लिया। वो जैसे ताजी हो गई। गमले में लगे कैक्टस के पास खड़ी रही। कितना इंतजार रहता था दोनों को इसमें फूल खिलने का। खिलता भी तो था 4-6 महीने में एक ही बार। दोनों देखते रहते। उस नन्ही खुशी को एक दूसरे के साथ शेयर करने का सुख उसे आज भी याद है। विवेक अक्सर कहता है,
भाई सुबीर इतनी सुशील लड़की है मोनिका, अगर सचमुच तुम्हें उससे इतना प्यार है तो शादी क्यों नहीं कर लेते? वो ठठाकर हंस पड़ता। विवेक, बाहर भोंपू के बजते ही भाग जाने वाली उम्र नहीं है, ना ही बादल के टुकड़े को देखकर तुरंत मेघदूत उठा लेने वाली उम्र है। मैं बहुत आगे आ चुका हूं। वो उसके जीवन में जरूरत से फिलर हो चुकी थी और इसका एहसास उसे काफी देर बाद हुआ था। उसे पहली बार लगा था सुबीर की जरूरत के लिए एक शब्द काफी नहीं, उसे कई पर्याय चाहिए। जब जिसे चाहे फिट कर लो। वो भी फिलर बनी थी, पर उसे कोई दुख नहीं था। उस बात को उसने जब स्वीकार करने की ताकत बटोरी थी, सहसा ही उसने उठाकर कॉलम ब्लैक कर दिया था। उसने एक दिन निर्णय सुनाते हुए कहा था, मोनू, सोचता हूं साफ कह दूं, मैं दीपा को चाहता हूं। आई नीड हर, और तुम्हारे रहते ये संभव नहीं है। हम दोनों के बीच जो कुछ भी रह गया है वो सिवाय एक समझौते के कुछ नहीं है। Why don't you choose a man and start your life? शादी वादी मैं नहीं कर सकता। I may like you, but it doesn't mean marriage. फिर सहसा ही उसके साथ बिताए गए 4 वर्षों का अर्थ खुलने लगा था। उसे अपनी उपस्थिति गैर जरूरी लगने लगी थी और अपना उसकी जिंदगी में होना अनाधिकार चेष्टा। वो चुपचाप अपने बेड पर आ गई थी। अपने इस निर्वासन को उसने वहीं रहकर झेलने की ताकत जैसे चुक गई थी। फिर सब जैसे तय था। उसने निर्णय लिया था पूरे सप्ताह भर बाद अरविंद के साथ उसका विवाह, और आज दीदी से मिलने का बहाना कर पहली बार अकेले सुबीर से मिलने दिल्ली जाना। उसने सोचा 8 महीने के अलगाव ने सुबीर को व्यग्र कर रखा होगा। सब कुछ उसकी अनुपस्थिति में अस्त व्यस्त हो रहा होगा, पर यहां उसकी जिंदगी को शांत और मधुर देखकर भीतर जैसे कांच की कोई किरच चुभ गई। सब कुछ सहने का दावा करने के बाद भी यह एहसास उसे भारी पड़ रहा है। सुबीर काश एक बार उससे कह देता, मोनू, मैं तेरे बिना नहीं रह पाता। काश एक बार उससे उसी अंदाज में खुश खुश बातें कर लेता। वही आत्मीयता एक बार उसे फिर अभिभूत कर लेती। पर नहीं, नहीं। आभा ने उसके कंधों को छू लिया। वो मुड़ी। अरे दी, रो रही हो? वो स्वयं चौंक गई। क्या होगा अपनी कमजोरियों को जाहिर कर? उसने कसकर आंसू पोंछ लिए और कमरे में आ गई। सुबीर के आगे नाश्ता लग चुका था और वो तन्मयता के साथ खा रहा था। वो उसे देर तक देखती रही। खाओगी दी? नहीं, उसने कहा। सुबीर पर कोई असर पड़ता नहीं दिखा। उसने प्लेट में ही हाथ धो लिया और मुंह पोंछता हुआ उससे बोला, तुम रुक रही हो या जा रही हो? आई तो थी सप्ताह भर के लिए, पर सोचती हूं जितनी जल्दी टिकट मिले लौट जाऊं। वो तकलीफ को छिपाकर बोले। हाँ, अब तो ठहरने का प्रश्न ही नहीं उठता। पूरी गृहस्थीन हो गई हो। सच है, शादी के बाद औरतें बदल जाती हैं। उसने अपने ब्रह्म वाक्य को दोहराया। तुमने खाया आभा? खा लो और किचन बंद करके यहां आ जाओ। उसकी सारी टोन जैसे बदल गई थी। कहाँ चली जाती है वही टोन जब उससे बातें करता है? क्यों इतना काइया और रुक्ष हो जाता है उसके साथ? क्या पाप किया है उसने? कोशिश के बावजूद उसे जवाब नहीं मिल सका।
उसने बैग संभाला। चल रही है? छोड़ दूं तुम्हें? नहीं, खुद चली जाऊंगी। जब तक हो मिल लिया करना। वो सपाट स्वर था, न कोई आग्रह था, न ही स्नेह का अंश। उसने जवाब जैसे भीतर दफना लिया और बढ़कर उसके पैर छू लिए। वो 1 मिनट को हड़बड़ा गया। उसका हाथ उसकी पीठ पर पहुंच गया। खुश रहना मोनू। उसका स्वर भीग गया। वो जैसे भीतर तक हिल उठी। सारी मुलाकात की कड़वाहट उस एक वाक्य ने जैसे धो दी हो। और इसके सहारे वो अलगाव के कई महीने गुजार सकेगी। इस नन्हे से सुख को वो कसकर मुट्ठी में बंद कर लेगी। दरवाजे के पास आकर बोली, कल आकर अल्पना गाड़ी कट जाऊंगी सुबीर। वो मुस्कुरा दिया और वो सीढ़ियां उतर गई। सुमति जी ने ये कहानी 1978 में लिखी थी। कहानी मुट्ठी भर पहचान 1978 में 1978 में लिखी थी। ये है मन के भीतर की उठापटक, छोटे छोटे सुख और दुखों को पकड़ के रखने की आदमी की चाह। कैसी लगी कहानी बताइएगा।